हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो सीटेट जुलाई सन 2023 के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में वही क्वेश्चंस हैं जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में आ चुके हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि चैनल हमारा नया है अभी यूट्यूब पे, तो वीडियो पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप व्यूज़ पर ध्यान मत दें कि ये इस वीडियो पर व्यूज़ कम है तो हम ये वीडियो नहीं देखेंगे। आप ज़रूर देखिए, एक बार क्वेश्चंस की क्वालिटीज़ को देखिए, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वीडियो में। बस आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्वालिटी के क्वेश्चन है इसमें। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। आप क्वेश्चन देख के ही अंदाज़ा बता दें कि बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, मृत जीवी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पौधों पर, ऑप्शन नंबर बी है पशुओं पर, ऑप्शन नंबर सी है मृत एवं अपघटित पदार्थों पर, ऑप्शन नंबर डी है अकार्बनिक पदार्थों पर। पदार्थों यहाँ पर मिस है, अकार्बनिक पदार्थों पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। मृत एवं अपघटित पदार्थों पर ही मृत जीवी निर्भर रहते हैं। मृत जीवियों को हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, जो जिनका काम होता है डिकम्पोज करना, तो वो मृत जीवी होते हैं। मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ से सत्य है? जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके संदर्भ में, मतलब उसमें क्या होता है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, तो आपको अब बताना है कि कौन सा सही है, इसमें कौन से कथन सही हैं प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में। क्वेश्चन को आप पढ़ भी लीजिए अपने आप, वीडियो को पॉज करके। पॉइंट नंबर 1 है, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पॉइंट नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपमुक्त होती है। पॉइंट नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा CO2 उपमुक्त होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 3 व 4। 3 व 4 देखिए आप, 3 व 4 सही है या गलत? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है 1 व 4 की सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और O2 मुक्त होती है और CO2 मुक्त होती है। ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, 1 व 2। यहाँ पर सौर ऊर्जा होती है जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है प्रकाश संश्लेषण में, और प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, 1 व 2। 1 व 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन कीजिए। जो फसली पौधे होती हैं उन पर जब आप खरपतवार डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है फसल पर? तो आप पॉइंट नंबर ये है 1, ये फसली पौधों को आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, मतलब पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये फसली पादपों से जल, पोषक, स्थान, प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। इनमें से सही कथन क्या है? तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन है 3 व 4, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 4, ऑप्शन सी कह रहा है 2, 3 तथा 4, और ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2 तथा 4। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाएगा, 2, 3 तथा 4। 2, 3 तथा 4 बिल्कुल ही सही आंसर है। इसमें ये कटाई में बाधा भी उत्पन्न करते हैं, पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं और पादप से जल, पोषक, स्थान और प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। ये बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। प्रश्न नंबर 4, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। अगर वनों को संरक्षित करना है तो उसके लिए सफल कार्यनीति की एक ज़रूरत है। तो इस कार्यनीति में शामिल क्या होना चाहिए? इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए ए, उपभोक्ताओं का बचाव, ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात सीड्स के मांसाहारियों का बचाव, क्योंकि शाकाहारी पर सीधे निर्भर होते हैं। अगर आप मांसाहारियों का बचाव करेंगे तब भी नहीं कुछ हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी,
वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी शाकाहारियों का बचाव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही कह रहा है कि वनों के सभी भौतिक और जैविक संगठनों को जब आप संरक्षित करेंगे तो वहाँ पर शाकाहारी जीव भी रहेंगे, मांसाहारी भी जीव रहेंगे। जब वन ही संरक्षित हो जाएंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया कार्य नीति यही है कि वनों को भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये सीटेट सन 2012 में भी प्रश्न आया हुआ है जो ऑप्शन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 5, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर ए बालू, कछुआ, केकड़ा, चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। ऑप्शन नंबर सी बाघ, हिरण, घास, मृदा। ऑप्शन नंबर डी कीट, जल, जलीय पादप, मछली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप जो एक आवास के जैविक अवयवों का निरूपण करता है। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कीट, मेढक, जलीय मछली और जलीय पादप। सन 2000 सीटेट सन 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है और इस बार भी शायद जरूर आएगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ, कार्बन डाई का मुख्य स्रोत क्या है? ये बेहद ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम इजी टाइप का। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी परिवहन। ऑप्शन नंबर डी ठोस अपशिष्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। ईंधन के रूप में जो जलावन का प्रयोग, मतलब लकड़ियों को जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा उत्पादकता होती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है कि ईंधन के रूप में जो लकड़ियों को जलाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है और चीज़ों को जलाया जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैलती है, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का है? ओजोन का कौन सा सूत्र दर्शाता है? O2 तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र होता है। और डी इनमें से कोई नहीं, बी O3। यहाँ पर आपको तो ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन है कि ओजोन को ही O3 कहते हैं। O3 ओजोन। ऑप्शन नंबर बी ओजोन का जो सूत्र है वो O3 है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 की तरफ, भारत का वे अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 30 क्वेश्चनों में से कि सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कहाँ है, बाघों की संख्या कहाँ है, सारसों की संख्या कहाँ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है दुधवा में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा। ऑप्शन नंबर सी मानस। ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। काजीरंगा में ही हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। भारत का वो ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है, वह है काजीरंगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी टिक मार लीजिए। प्रश्न नंबर 9, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है। जो रेड डाटा बुक होती है वो किन जातियों के बारे में जानकारी देती है? ये लुप्त हैं, जो जाति लुप्त हैं उनके बारे में देती है। ऑप्शन नंबर बी जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उनके बारे में देती है। ऑप्शन नंबर सी जो खतरनाक स्थिति, खतरनाक है मतलब डेंजर है एकदम, उनके पास जाना है, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिरल, जो बिरल हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। विलुप्त होने के कगार पर जो प्रजातियाँ होती हैं उनके बारे में रेड डाटा बुक जानकारी देती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10, भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? जो भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान कहाँ है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अलीपुर। ऑप्शन नंबर बी भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी इज्जतनगर। ऑप्शन नंबर डी मुंबई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। भरतपुर में ही
सबसे विशाल पक्षी उद्यान भारत का स्थित है? भरतपुर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, भरतपुर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो सके, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि इस चैनल पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वादा करता हूँ कि अगले वीडियो जो आएंगी पर्यावरण की, उस पर भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, रसोई के कचरे को खाद परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण हैं जो सही क्रम में नहीं है, नीचे दिए गए हैं। जो रसोई के कचरा होता है उसको खाद में परिवर्तित करना है तो उसके जो क्रम हैं वो नीचे कुछ चरण है जो सही क्रम में नहीं है, मतलब उसकी जो प्रोसेस है वो सही क्रम में लगानी है आपको। ये है इसका, जो रसोई घर का कचरा है उसको खाद में परिवर्तित करने के लिए जो उसके प्रोसेस है उसको सही क्रम में नहीं है, तो आपको सही क्रम में लगानी है। और ये सीटेट सन 2013 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर ए, कचरे को गड्ढे में डालिए। और पॉइंट नंबर 2, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। पॉइंट नंबर 3, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में पोला रखकर ढकिए। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 4, अब गड्ढे में केचुए डालिए। इन चरणों का सही क्रम है, क्या है सही क्रम, या आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, 2 1 4 3। पहले आप गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। जो गड्ढे की तली होगी उसमें रेत की परत बिछाकर आप ढक दीजिए उसको। फिर आपको कचरे को गड्ढे में डालिए। फिर आप गड्ढे में केचुआ डालिए और गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में पोला रखकर ढक दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 1 4 3, जो सीटेट सन 2013 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, सब इस वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पुराने। ये एक दूसरा क्वेश्चन सीटेट सन 2013 का। जो 2 जीव सबसे अच्छे मित्र हैं, जो 2 जीव हैं वो सबसे अच्छे मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है तथा एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? जो एक मित्र है वो आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है और प्रदान करता है। दूसरा अपने आप भोजन बनाता है, वो एक तत्व प्रदान करता है, सब प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्वपोषण, ऑप्शन नंबर बी परिजीविता, ऑप्शन नंबर सी विषम पोषण, ऑप्शन नंबर डी सहजीवन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, सहजीवन। वो जो मित्र हैं वो उनका संबंध सहजीवन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, सहजीवन के साथ। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते हैं। यहाँ पर ये जो वाक्य दिया गया है इसमें लिखा है जलवायु चरम पे है, वर्षा कम होती है वहाँ और चलवासी पशुचारक हुआ करते हैं लोग। तो उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी सवाना, ऑप्शन नंबर बी मध्य एशियाई स्टेपी, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिकी प्रेरी, ऑप्शन नंबर डी साइबेरिया टुंड्रा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, साइबेरिया टुंड्रा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जलवायु चरम पर होती है, वर्षा कम होती है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? जो एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, वो किसके उत्सर्जन से होती है? जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है उसके किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर बी CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से, या ऑप्शन नंबर सी ओजोन तथा
कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से ही अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से ही अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। प्रश्न नंबर 15, यदि आप हिमालय क्षेत्र से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है। मतलब आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं, हिमालय से ही यात्रा करते हैं, मानिए हिमालय से होकर ही यात्रा करते हैं, और आपको वहाँ पर कैसा पौधा मिलेगा, कैसे पौधों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना, मतलब वहाँ वो उग रहे हैं, उनकी देखने की संभावना होगी, वहाँ कैसे पौधे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पॉइंट नंबर 1 बांज, पॉइंट नंबर 2 बुरुंश, पॉइंट नंबर 3 चंदन। यहाँ पर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो नीचे दिए गए हैं कूट है, इनका प्रयोग कीजिए और सही उत्तर चुनिए, एकदम राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, केवल 1 और 2 बांज और बुरुंश को देखने की संभावना आपको हो सकती है, प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना हो सकती है। बांज और बुरुंश, चंदन बिल्कुल ही गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, केवल 1 और 2 बांज और बुरुंश। अगर आप हिमालय से यात्रा करते हैं तो बांज और बुरुंश को देखने की प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ, अति लेड विषाक्तता कहलाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लेड होती है उस विषाक्तता क्या कहलाता है, उससे क्या कहलाता है, उससे क्या रोग। ऑप्शन नंबर ए इटाई, ऑप्शन नंबर बी पल्मविस्म, ऑप्शन नंबर डी न्यूरालगिया, ऑप्शन नंबर डी बाइसिनोसिस, ऑप्शन नंबर सी न्यूरालगिया, ऑप्शन नंबर डी बाइसिनोसिस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, पल्मविस्म। पल्मविस्म अति लेड विषाक्तता कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता की धनी से दृष्टि से धनी स्थान है। जो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी थार रेगिस्तान, डी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है भारत में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है। मतलब सबसे ज़्यादा उसमें वन्यजीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश क्या वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जाएगा। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 19, निम्न राज्यों में से किनमें सिंह, पुंछी बानर, मंकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। जो मंकाक बानर है, सिंह पुंछी बानर मंकाक जिसको कहते हैं, वो अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। इन किन राज्यों में? पॉइंट ए निम्न तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पॉइंट ए है तमिलनाडु, पॉइंट 2 है केरल, पॉइंट 3 है कर्नाटक, पॉइंट 4 है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4। डी मतलब सभी, डी का तो मतलब सभी है, इन्होंने दे दिया है 1, 2, 3 और 4। ये जो क्वेश्चन है पुराना क्वेश्चन है, सीटेट सन 2013 का ही है शायद, इस पर राइट करना भूल गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, 1, 2 और 3।
ये जो मंकाक और सिंह पुच्छी वानर मतलब मंकाक, जिसको मंकाक कहते हैं, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है और ये आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। जो सूर्य से पराबैंगनी विकिरण कारण क्या हो सकता है? पराबैंगनी मतलब यूवी रेज जो सूर्य से आती हैं, उससे क्या हो सकता है? यकृत हानिकारक यकृत कैंसर, बी मस्तिष्क का कैंसर, सी मुखीय कैंसर का विकिरण कारण, और डी त्वचीय कैंसर का क्या विकिरण कारण, किनका कारण हो सकता है? यकृत कैंसर का कारण हो सकता है, मस्तिष्क कैंसर का कारण हो सकता है, मुखीय कैंसर का कारण, डी त्वचीय कैंसर का कारण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, त्वचीय कैंसर का कारण हो सकता है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण त्वचीय कैंसर का कारण हो सकता है। जो यूवी रेज जो स्किन पे पड़ेंगी तो उससे कारण हो सकता है स्किन कैंसर का। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल एवं गैस, ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत, ऑप्शन नंबर डी परमाणु ऊर्जा। यहाँ पर जो विकास के दृष्टिकोण से विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत, जो विकास की दृष्टि से मतलब सबसे ज़्यादा लाइट विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है कि कोयले से सबसे ज़्यादा बिजली बनेगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत एकमात्र सबसे बढ़िया स्रोत है विद्युत उत्पादन का धारणीय विकास के दृष्टिकोण से भारत में। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था स्थित कहाँ है? ए कटक में, बी जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर सी नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी रांची में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, नागपुर में ही राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को व्यूज़ पे बेसिस पे ना देखें कि इस वीडियो पर व्यूज़ कम है तो स्किप कर दें। बहुत से लोगों को पता नहीं है, चैनल नया है अभी, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और आपने अभी तक वीडियो में देखा होगा क्वेश्चन एकदम टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं सीटेट के। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 के लिए। प्रश्न नंबर 23, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है? म्यांमार का, बी भारत का, सी तिब्बत का, डी नेपाल का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का ही एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट एक भाग है जो नेपाल का है। प्रश्न नंबर 24, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि जो पक्षी होते हैं वो अपनी ज़्यादातर गर्दन हिलाते हैं। उन्हें इधर देखना है तो उधर को गर्दन हिलाएंगे, इधर सामने देखना है, अगर दाएं देखना है तो दाएं को गर्दन घुमाएंगे, बाएं देखना है तो बाएं को गर्दन घुमाएंगे। इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ये तो भाई कारण हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी उड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, ऑप्शन नंबर डी पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वो गर्दन घुमाते हैं सबसे ज़्यादा, इसीलिए वो अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। क्योंकि भाई जब उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है तो गर्दन हिला के ही तो इधर उधर देखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी। सब बढ़िया ही क्वेश्चन है, वीडियो में आगे बढ़िए। देखिए लास्ट के क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अल बिरूनी जिस देश से आया था उस देश का क्या नाम था? जो अल बिरूनी था जिस देश से आया था उस देश का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर
बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी ओमान, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। उज्बेकिस्तान से ही अलबरूनी देश में अलबरूनी उज्बेकिस्तान का ही निवासी था अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी। और उसने भारत के इतिहास पर एक किताब भी लिखी थी, जो तारीख ए हिंद किताब लिखी थी। ये एक फैक्ट है बढ़िया। एक इससे भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि अलबरूनी ने भारत के इतिहास पर कौन सी किताब लिखी थी, तो आप कह सकते हैं तारीख ए हिंद। हमें इस पर लिख भी दे सकता हूँ, भारत के इतिहास पर किताब अलबरूनी के, तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद लिखी थी अलबरूनी ने भारत के इतिहास पर। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न नंबर 26 है, नेफेथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। जो नेफेथिस है एक ऐसा पौधा है जो मेढक है, कीड़े मकोड़े और चूहे होते हैं उनको अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। वह हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? इसमें यह बताना है कि हमारे देश में वो पौधा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। वो पौधा मेघालय में ही पाया जाता है। नेफेथिस एक पौधा है जो मेघालय में पाया जाता है, जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहों को अपने अंदर फंसा लेता है और खा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मेघालय में। प्रश्न नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग तथा निर्देशन किए जाते हैं। जो पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा होती है उसमें सरल प्रयोग तथा निर्देशन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चे को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों द्वारा पूछे गए तत्वों पर आधारित विचार पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। बच्चे को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन क्वेश्चनों को पैदा करने के लिए सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो सागरीय खरपतवार होती है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए क्लोरीन का है, बी ब्रोमीन का है, सी आयोडीन का है, डी लोहा का है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। सागरीय खरपतवार आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जाएगा। प्रश्न नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है कि आपको मलेरिया है? ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होना, रेड ब्लड सेल्स में। ऑप्शन नंबर बी रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी रक्त में मच्छर के लार्वों। ऑप्शन नंबर डी लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होना। अगर आपके रेड ब्लड सेल्स में प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो आपको मलेरिया की पहचान मलेरिया है, ये मानिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसी से पहचान होती है। अगर जिसके ब्लड में प्लाज्मोडियम है रेड ब्लड सेल्स में तो समझो उसे मलेरिया ही है, लाल रक्त कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 23 की तरफ लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है।
पहले आप गलत वाले ऑप्शन को छाटिए, सही वाला आपको पता ही चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर नष्ट नहीं होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते। यहाँ पर अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन निकालिए कि ये गलत है तो समझो सही अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैंने कहा पहला गलत है, दूसरा मैंने छोड़ दिया, तीसरा भी गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। वीडियो एंडिंग पे हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इसी साथ चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए इससे भी बेहतर और क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस सन 2015 के, 16 के, 17 के क्वेश्चंस हम आगे लेके आएंगे। और आपसे बस लास्ट में भी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और वीडियो के व्यूज़ पे मत जाएं कि व्यूज़ कम है तो वीडियो को स्किप कर दें। वीडियो को ज़रूर देखें और क्वेश्चंस की क्वालिटी को देखें। अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर बढ़िया वीडियोज़ आती हैं, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।